s with the series summation 1 upon 2k minus 1 2 raised to the power 2k minus 1 and t with the series summation 3k minus 4 upon 3k plus 2 whole raised to the power k plus 1 divided by 3। तो ये दो सीरीज एस ओ टी आपको गिवन है और आपको क्या बताना है, बोथ द सीरीज एस एंड टी आर कन्वर्जेंट, एस इज कन्वर्जेंट एंड टी इज डाइवर्जेंट, एस इज डाइवर्जेंट एंड टी इज कन्वर्जेंट, बोथ एस एंड टी आर डाइवर्जेंट। तो आपको जो यहाँ पर ये दोनों सीरीज है आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी कन्वर्जेंट है और कौन सी डाइवर्जेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक राइट ऑप्शन चूज करना है। तो मैं सबसे पहले एस के लिए बात करूंगा। तो अगर एस कन्वर्जेंट होगी तो लिमिट ऑफ यू एन फॉर एस एन, इसकी जो लिमिट होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। तो यू एन बोलिए या यू के बोलिए, क्योंकि यहाँ पर के टर्म्स में है तो मैं इसका यू के लिख लेता हूं। तो लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2k माइनस 1 रेज टू द पावर सॉरी इंटू 2 रेज टू द पावर 2k माइनस 1 ये है। और अगर मैं k टेंस टू इन्फिनिटी कर देता हूं तो ये यहाँ पर क्या आएगा, ये इन्फिनिटी इंटू 2 रेज टू द पावर इन्फिनिटी, तो फाइनली क्या है इन्फिनिटी आएगा और 1 अपॉन इन्फिनिटी ये जीरो हो रहा है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि s जो है कन्वर्जेंट हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है। तो कंफर्म करने के लिए मैं इसमें कोई टेस्ट अप्लाई कर देता हूँ, चाहे कंपैरिजन टेस्ट या पी सीरीज टेस्ट, किसी भी टाइप का मैं इसमें टेस्ट अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है 1 अपॉन 2k माइनस 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 2k माइनस 1 यहाँ पर ये है। तो ये जो आपका होगा ये लेस देन होगा 1 अपॉन, क्योंकि जितना बड़ा नंबर होता है वो छोटा बनाता है। अगर डिनोमिनेटर में यानी कि डिनोमिनेटर मीन्स डी में जैसे ही आप लार्ज करते हैं तो उसका जो 1 अपॉन डी होता है वो स्मॉल होता है। तो अगर मैं इसको स्मॉल कर दूं, यहाँ पर अगर स्मॉल करूंगा डी को, तो ये 1 अपॉन डी जो होगा ये बिग होता चला जाएगा यानी कि बिगर होता चला जाएगा। तो मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ डिनोमिनेटर को, तो ये क्या होगा 2 रेज टू द पावर 2k माइनस 1 इस तरह कर देता हूँ। यहाँ से जो मैंने था ये 2k माइनस 1, क्योंकि ये भी पॉजिटिव टर्म है, इसको मैंने रिमूव कर दिया है। तो अभी ये क्या हो गया, थोड़ा स्मॉल हो गया इसका डिनोमिनेटर और ये थोड़ा इसका जो रेसिप्रोकल है वो इस तरह से मैंने किया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है ये एक जियोमेट्रिक सीरीज है विद कॉमन रेशियो हाफ, इसका कॉमन रेशियो हाफ है तो ये कन्वर्जेंट होगी तो ये भी कन्वर्जेंट होगी, यानी कि समेशन ऑफ दिस और ये, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो आपकी ये वाली सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। तो यहाँ से तो हमें एस के बारे में पता चल गया है कि एस तो कन्वर्जेंट है। अब हमें जो पता करना है वो टी के बारे में पता करना है। तो हमारी जो टी है वो कुछ इस तरह से गिवन है। तो यहाँ पर टी के लिए देख लेते हैं, टी भी एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है। तो क्या तो ये कन्वर्स करेगी या डाइवर्स करेगी, या ये डाइवर्स करेगी। तो यहाँ पर इसके अगर ये कन्वर्स करेगी तो इसकी जो लिमिट होगी लिमिट वो जीरो होगी। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसकी लिमिट क्या है। तो लिमिट ऑफ क्योंकि ये के की टर्म्स में है तो मैं यू के लिख लेता हूँ, यू के और k टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर जो यू के है वो क्या है आपका लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी 3k माइनस 4 और 3k प्लस 2 रेज टू द पावर k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। तो देखिए ये एक पॉलिनोमियल है, न्यूमरेटर में मैं विद इन ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ और ये डिनोमिनेटर है। तो सॉरी न्यूमरेटर जो है वो एक पॉलिनोमियल है और इसका जो हायर डिग्री का कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री वो क्या है 3, और ऐसे डिनोमिनेटर में भी। तो इसका जो लिमिट है वो इनसाइड द ब्रैकेट जो होगा वो 1 होगा, और अगर हम पावर की बात करें तो ये k चला जाएगा यानी कि 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा तो इसकी जो हम लिमिट निकालेंगे वो किस तरह से निकालेंगे, हम लेट करेंगे L इक्वल टू लिमिट
of 3k minus 4 upon 3k plus 2 and raised to the power k plus 1 divided by 3। जब भी हम इस तरह से एल इक्वल टू दिस करेंगे और फिर लोग ले लेंगे, लोग इसलिए लेंगे क्योंकि ये पावर में है, तो ये हमारा जो मोटिव होता है इसको हमें मल्टीपल में लाना होता है, यानी कि जैसे a इंटू बी, और फिर हम अरेंज करके हम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या जीरो बाय जीरो फॉर्म ऑब्टेन करते हैं और फिर इसमें एल हॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो भी लिमिट आती है, क्योंकि बोथ साइड हम लोग लेते हैं, log L इक्वल टू वॉट एवर द लिमिट आइदर पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो जब हम L निकालेंगे तो क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव आता है तो e रेज टू द पावर पॉजिटिव नंबर, ये क्या आएगा, एक पॉजिटिव आएगा, और ये ग्रेटर देन 1 होगा क्योंकि e का जो वैल्यू होता है वो 2.714 आई थिंक कुछ इस तरह से होता है। और अगर नेगेटिव आता है तो 1/e, ये लेस देन आपका 1 हो जाएगा, और जीरो भी आता है तो e रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 1। तो वॉट एवर द लिमिट, यहाँ पर जो L आएगा वो क्या आएगा, e की टर्म्स में आएगा, यानी कि आपका कभी भी नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। तो नॉट इक्वल टू जीरो आने की वजह से हमें ये पता चल गया है कि ये जो t है ये क्या है, डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट। S हमारा कन्वर्जेंट है और t हमारी डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इस बात को कहते हैं, यहाँ पर तो कहते हैं ए ऑप्शन की बात करें, बोथ द सीरीज एस एंड टी आर कन्वर्जेंट, तो ये रॉन्ग हो जाता है। बी ऑप्शन की बात करते हैं एस इज कन्वर्जेंट एंड टी इज डाइवर्जेंट, ये सही हो जाता है। सी ऑप्शन की बात करते हैं एस इज डाइवर्जेंट, तो ये गलत हो जाता है यही, और बोथ द सीरीज आर डाइवर्जेंट, तो ये भी गलत हो जाता है क्योंकि एस हमारी कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पर जो है आपका एक ही ऑप्शन ट्रू है और वो है ऑप्शन बी। द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स इज, इस मैट्रिक्स की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालनी है तो इस मैट्रिक्स का कैर इक्वेशन निकाल लीजिए और आइगन वैल्यू आपको मिल जाएगी, या आप इसको डायरेक्ट इस फॉर्मूले में भी पुट कर सकते हैं, एक्स क्यू माइनस ट्रेस ऑफ, सपोज आई कॉल दिस मैट्रिक्स ए, तो ट्रेस ऑफ ए एंड प्लस सम ऑफ a11 a22, यहाँ पर a11 जो आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स इस तरह से फॉर्म होता है, यानी कि कोफैक्टर वो है, प्लस a33, ये कोफैक्टर हो गए x माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। इस तरह से आप कैरी इक्वेशन को निकालिए और उसके रूट्स देख लीजिए, तब भी आपको, क्योंकि यहाँ पर एक स्मॉल साइज मैट्रिक्स है और कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसको आइगन वैल्यू निकालने के लिए 2-3 मिनट में निकल जाएगा। लेकिन अगर ये यहाँ पर देखें तो स्पेशल काइंड मैट्रिक्स है, इसका रो सम देखिए 1 4 16 21 आएगा, और हर एक रो सम जो है वो 21 है और हर एक कॉलम सम भी 21 है। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर रो सम या कॉलम सम अगर कोई नंबर आता है तो वही उसकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होती है। तो बिना हम कैर इक्वेशन या पॉलिनोमियल किसी भी तरह से हम इसका आइगन वैल्यू बता सकते हैं कि लार्जेस्ट वन कौन है, तो लार्जेस्ट वन इज 21। तो आप इस स्टेटमेंट को एज ए थ्योरम यूज कर सकते हैं, और इस थ्योरम का प्रूफ भी बहुत ही सिंपल होता है। सपोज कीजिए अगर मैं कोई 2x2 मैट्रिक्स के लिए मैं आपको शॉर्ट प्रूफ दे देता हूं। सपोज कीजिए एक मैं 2x2 मैट्रिक्स कंसिडर कर लेता हूं, लेट अस आई कॉल इट मैट्रिक्स बी। तो इसका आइगन वैल्यूज कैसे निकालेंगे, बी माइनस लैम्डा आई, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। नाउ ये हो जाएगा a माइनस लैम्डा और d माइनस लैम्डा, यहाँ पर c यहाँ पर b, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे क्या गिवन है स्टेटमेंट में, सम ऑफ ईच रो। तो ईच रो मतलब यहाँ पर मुझे a और b का सम चाहिए, तो इसलिए मैं इन कॉलम्स को ऐड कर दूंगा या रो वाइज ऐड कर दूंगा, इट्स डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। तो मैं इसको कॉलम वाइज ऐड कर रहा हूँ, तो a प्लस बी माइनस लैम्डा, और ये हो जाएगा c प्लस डी माइनस लैम्डा बी डी माइनस लैम्डा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देखेंगे a प्लस बी, यानी कि सपोज कीजिए रो सम को मैं s कॉल कर देता हूँ, तो ये जो होगा मेरा ये हो जाएगा s माइनस लैम्डा बी, और ये हो जाएगा s माइनस लैम्डा और d माइनस लैम्डा, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अब मैं s माइनस लैम्डा आउटसाइड ले लूंगा, तो s माइनस लैम्डा आउटसाइड, और ये हो गया 1 1 b d माइनस लैम्डा। आप देख सकते हैं कि ए बी सी डी नॉट ऑल इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट आपका 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 होगा, तो s माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज
लैम्डा इक्वल टू एस, यानी कि जो सम था वही उसकी आइगन वैल्यू बन गई है। लेकिन अभी तक अभी ये बना है कि जो सम है वो आइगन वैल्यू लार्जेस्ट वन होगी या नहीं होगी। इसको भी, इसका भी बहुत ही सिंपल काइंड का प्रूफ है, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा प्रूफ वगैरह में। मेरा काम था कि समहाउ ये जो स्टेटमेंट मैंने यूज की इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स, अच्छा इस मैट्रिक्स का अगर आप फॉर्मेशन देखें तो बहुत ही सिंपल काइंड था। अगर इसका फॉर्मेशन जो है मैट्रिक्स का, अगर वो कुछ टिपिकल फॉर्मेशन देता आपको कंफ्यूज करने के कि इसमें तो क्या करते हैं स्टूडेंट, अगर ये स्टेटमेंट नहीं भी पता होती है तो इस मेथड से वो निकाल लेते हैं और इसको आंसर कर सकते हैं। लेकिन वो आपको इस तरह का देगा जैसे पाई, 2 पाई, फर्स्ट रो और -6 पाई, इस तरह से दे दिया पाई की वैल्यूज में। यानी कि अब आप यहाँ पर देखेंगे रो सम इसका कितना है, 3 पाई -3 पाई है, तो मुझको -3 पाई रखना है, तो -3 पाई 0 0 इसको कर दिया मैंने। यहाँ पर मैंने 6 पाई 11 सॉरी 5 पाई कर दिया, ये 11 हो गया। अब मुझे करना था -3, तो यहाँ पर -14 पाई। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो रो सम है वो सभी का सेम है। यहाँ पर पाई 2 पाई -3, यहाँ पर -3, यहाँ पर 11 -3 पाई। तो इस तरह से मैंने इसका एक मैट्रिक्स जनरेट किया, मैट्रिक्स फॉर्मेशन। और मैं आपसे बोलता हूँ कि फाइंड द आइगन वैल्यूज, तो समहाउ ये मैट्रिक्स टिपिकल हो जाता है। तो उसको देख के आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वही ये स्टेटमेंट लगाइए और डायरेक्ट आंसर आएगा। तो CSIR नेट गेट अक्सर हर साल तो नहीं पूछा जाता इस स्टेटमेंट से, लेकिन हर 2 साल के गैप पर आप इसको किसी ना किसी एग्जाम में देख सकते हैं। चाहे आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी में देख सकते हैं, या CMI में देख सकते हैं, या ISI में। हर साल किसी न किसी एग्जाम में आप देखेंगे कि जो भी हमारे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट एग्जाम, उसमें क्या कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट का यूज करके आइगन वैल्यू का यूज करते हैं, या इस क्वेश्चन को रिलेट करते हैं कि यहाँ से लार्जेस्ट आइगन वैल्यू आएगी, और फिर उससे वो उसकी लिमिट वगैरह, मतलब उसमें थोड़ा एनालिसिस लगा के, रियल एनालिसिस का पार्ट लगा के वो क्वेश्चन फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें देखना चाहिए। Please like, subscribe and press bell icon for all notification. इस एक्सप्रेशन का हमें यहाँ पर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, तो इसकी इंटीग्रल जो फाइंड आउट करना है वहाँ पर कुछ डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज यूज होंगी। तो सबसे पहले हम उसको रिकॉल कर लेते हैं कि वो प्रॉपर्टीज क्या है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इंटीग्रल में दे रखा है वो दे रखा है -1 से 1 1 - x स्क्वायर रेज टू द पावर n dx। अगर हम इसको कंपेयर करें इस तरह से -a से a f(x) dx, तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से अगर f(x) आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 to a f(x) dx। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, और अगर इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 रेज टू द पावर 2n n फैक्टोरियल, और यहाँ पर इंटीग्रल है 0 से 1 1 - x स्क्वायर रेज टू द पावर n dx। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंटीग्रल 0 से 1 है, और अगर इंटीग्रल 0 से 1 है तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि इसमें बीटा फंक्शन अप्लाई करें। लेकिन अगर बीटा फंक्शन को यहाँ पर यूज़ करना है तो यहाँ पर जो ये एक्स स्क्वायर है ये यहाँ पर लीनियर होना चाहिए, यानी कि जो वेरिएबल है वो लीनियर में होना चाहिए। तो हम लेट कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, उस हिसाब से 2x dx इक्वल टू dt हो जाता है, और हमारा जो dx है वो मिलता है 1/2x dt। और इसको हम लिख सकते हैं 1/2, और x का वैल्यू अगर हम यहाँ से यूज़ करें तो इसको लिख सकते हैं √t dt, और इसको हम ऊपर भी ले जा सकते हैं तो लिख सकते हैं 1/2 t की पावर -12 dt। अब इस इंटीग्रल को मैं यूज़ कर लूँगा, सॉरी इस सब्सटीट्यूशन को मैं यूज़ कर लूँगा, और न्यू जो लिमिट होंगी वो 0 से 1 ही रहेगी। तो मेरा अब जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से होगा 2 इंटू 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 रेज टू द पावर 2n n फैक्टोरियल, और ये रहा आपका 0 से 1, और यहाँ पर लिखूंगा t की पावर -12 1 - x रेज टू द पावर, क्योंकि t में यूज़ करेंगे तो t में लिखेंगे इसको 1 - t, और ये हो गया dt। और यहाँ पर 1/2 जो था वो यहाँ पर मैंने उसको लिखा, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया है। अब जो एक्सप्रेशन मुझको मिलता है
वो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बीटा फंक्शन है। तो यहाँ पर जो होता है पावर में वो हो जाता है बीटा, एक प्लस कर देंगे यानी कि ये माइनस हाफ प्लस वन, तो ये हो जाएगा हाफ, और इसमें पावर में एन में वन प्लस करेंगे तो ये एन प्लस वन। तो बीटा हाफ कॉमा एन प्लस वन, और जो आउटसाइड था वो है एन फैक्टोरियल अपॉन टू रेज टू द पावर टू एन एन फैक्टोरियल। तो अब हमें ये यहाँ पर एक्सप्रेशन मिला है। बस अब सिंपली हमें ये कैलकुलेशन पार्ट आ गया है, और कैलकुलेशन पार्ट को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ये हुआ टू एन फैक्टोरियल, और ये हुआ बीटा, बीटा और गामा फंक्शन का रिलेशन हम यूज़ करेंगे, तो गामा हाफ गामा एन प्लस वन अपॉन गामा एम प्लस एन, तो ये हो जाएगा गामा एन प्लस थ्री बाई टू। इसको हम एक्सपेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा, और इसके जो था वो टू रेज टू द पावर टू एन और एन फैक्टोरियल ये और था, तो अब हो जाता है टू एन फैक्टोरियल अपॉन टू रेज टू द पावर टू एन एन फैक्टोरियल, और गामा हाफ का वैल्यू हो जाता है रूट पाई, और गामा एन प्लस वन, अगर एन आपका एक इंटीजर है तो ये वैल्यू क्या हो जाता है, अगर एन प्लस वन गामा है तो ये हो जाता है एन फैक्टोरियल। ये हमारा कंसेप्ट होता है एन फैक्टोरियल का, अगर एन जो है आपका एक पॉजिटिव इंटीग्रल है तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं एन और एन फैक्टोरियल, और इस एन फैक्टोरियल से ये एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर एन प्लस रूट थ्री बाई टू है गामा में, तो गामा फंक्शन में क्या होता है, अगर गामा इस तरह से दे रखा है तो गामा एन, अगर जो इनसाइड एक्सप्रेशन है ये अगर इंटीजर नहीं है तो इसको लिखेंगे एन माइनस वन, और ये हो जाता है गामा एन माइनस वन। इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे, और इस तरह से यूज़ करने पर ये हमें मिलेगा सबसे पहले। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हम इसमें से n माइनस करें, 1 को n टाइम्स माइनस करें तब यहाँ पर n खत्म होगा, तो इसको हम लिखेंगे n प्लस हाफ, पहले एक कम किया फिर गामा n प्लस हाफ हो जाएगा, तो फिर उसमें से एक कम करेंगे यानी कि हम एक एक कम करना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा n माइनस हाफ, फिर हो जाएगा n माइनस थ्री बाई टू, और ये इस तरह से चलता रहेगा। फाइनली आपको मिलेगा ये, और फिर गामा हाफ, और गामा हाफ का वैल्यू रूट पाई। अब इस रूट पाई से ये रूट पाई यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाता है। तो आपका जो न्यूमरेटर पार्ट है, न्यूमरेटर पार्ट में आपको मिलता है टू एन फैक्टोरियल, और जो डिनोमिनेटर है वो टू रेज टू द पावर टू एन, और यहाँ पर मिलता है एन प्लस हाफ, एन माइनस हाफ, और एन माइनस थ्री बाई टू, एंड सो ऑन अप टू वन अपॉन टू। तो यहाँ से आप वन अपॉन टू कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से जब क्योंकि ये जो कितनी टर्म्स थी, यहाँ तक आपकी n टर्म्स हैं यहाँ तक, और फिर एक ये रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा n प्लस वन, तो टू एन फैक्टोरियल अपॉन टू रेज टू द पावर टू एन, और ये हो जाएगा वन अपॉन टू रेज टू द पावर n प्लस वन, और मिलेगा हमें टू एन प्लस वन, टू एन माइनस वन, फिर मिलेगा टू एन माइनस थ्री, और एंड सो ऑन, आगे मिलेगा हमें टू एन माइनस फाइव, और आगे तक ये चलता रहेगा, और ये सारा का सारा आपका डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ से अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर जो टू एन फैक्टोरियल है न्यूमरेटर में उसको अब हम एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये इसको लिखेंगे हम टू एन, फिर लिखेंगे टू एन माइनस वन, एक एक कम करते जाएंगे, फिर लिखेंगे टू एन माइनस टू, और इस तरह से हम इसको लिखते जाएंगे। फिर नीचे डिनोमिनेटर में आपका जो एक्सप्रेशन मिलेगा टू रेज टू द पावर टू एन, और यहाँ पर वन अपॉन टू रेज टू द पावर एन प्लस वन को हमने ऊपर ले गए, तो ये हो जाएगा टू के पावर एन प्लस वन। ये एक्सप्रेशन हमें मिलता है, और जो डिनोमिनेटर में है अभी टू एन प्लस वन, टू एन माइनस वन, और टू एन माइनस थ्री, और टू एन माइनस फाइव, एंड सो ऑन, ये बचता है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि टू एन माइनस वन आपका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर आएगा टू एन माइनस थ्री, ये आप इसको कैंसिल कर देगा, फिर ये फाइव भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ की सारी टर्म नीचे की सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी, और जो न्यूमरेटर में बचेगा, न्यूमरेटर में आपको क्या बचेगा, टू एन माइनस फोर, जैसे इस तरह से टर्म बचेगी यानी कि इवन वाली, तो यहाँ पर बचेगा टू रेज टू द पावर एन प्लस वन, टू एन, टू एन माइनस टू एन माइनस टू, टू एन माइनस फोर, एंड सो ऑन, और जो डिनोमिनेटर में बचेगा वो बचेगा टू रेज टू द पावर
टू रेज टू द पावर 2n, 2n और बचा 2n प्लस 1। सिर्फ ये एक्सप्रेशन में बचता है। अब यहाँ पर जो न्यूमरेटर पार्ट है जिसको मैं सर्कुलर कर रहा हूँ, यहाँ से सबसे हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो ये एक्सप्रेशन अगर 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एक 2 है तो n टाइम्स कॉमन लेना पड़ेगा हमें। तो ये हो जाएगा 2 की पावर n प्लस 1, 2 की पावर n और ये मिलेगा n, n माइनस 1, n माइनस 2 और एंड सो ऑन। और डिनोमिनेटर में हमें मिलता है 2 रेज टू द पावर 2n और 2n प्लस 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये और ये सेम बेस के हैं, तो यहाँ पर पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये मिलेगा 2 रेज टू द पावर 2n प्लस 1 और ये हो जाएगा n फैक्टोरियल। जो इतना ये सर्कुलर पार्ट है ये n फैक्टोरियल हो जाएगा। जो डिनोमिनेटर का पार्ट है वो 2 रेज टू द पावर 2n और ये बनेगा 2n प्लस 1। यहाँ से आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा। तो फाइनल जो मिलेगा 2 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन 2n प्लस 1, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। तो आप चेक कर सकते हैं कि ऑप्शन ए यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा, n फैक्टोरियल ऑप्शन सी में है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ट्रिपल इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि दे रखा है 0 से 2, 0 से लैम्डा x और 0 से म्यू ऑफ x कॉमा वाई, यानी कि म्यू फंक्शन है x कॉमा वाई, डी जेड डी वाई डी एक्स। इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है और आपको जो प्लेन दे रखे है जिससे ये बाउंडेड है 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 और z इक्वल्स टू 0, इन प्लेन से बाउंडेड है। तो अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं लिमिट में x और y वेरिएबल को यूज किया गया है तो ये लिमिट होगा z का, यहाँ पर x यूज हुआ है तो ये लिमिट होगा y का, और जो रिमेनिंग बचा यानी कि ये x का लिमिट होगा, यानी कि कांस्टेंट लिमिट आपको दे रखा है। यहाँ पर z की जो लोअर लिमिट है वो 0 है, तो सबसे पहले इस प्लेन की हेल्प से मैं z में फंक्शन लिखता हूँ। z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 2x माइनस वाई। लोअर लिमिट निकालने के लिए यहाँ पर हमें 0 पुट करना होगा, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 4 माइनस 2x माइनस वाई। और इसकी जो अपर लिमिट है वो इस सरफेस तक वेरी करेगी, यानी कि इस प्लेन तक वेरी करेगी, जिसको मैं कह सकता हूँ ये आपका फंक्शन आ गया है म्यू एक्स वाई। सेकेंड, अगर मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ रीराइट करके तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। और अगर मैं इसको y के टर्म्स में लिखता हूँ यानी कि y इक्वल्स टू 4 माइनस 2x। यहाँ पर y का लिमिट जो है आपको 0 दे रखा है, तो इसको अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 4 माइनस 2x, यानी कि लोअर लिमिट आपको 0 और अपर लिमिट आपको यहाँ तक मिलेगी। अपर लिमिट इसको मैंने बोला लैम्डा x। हमें जो वैल्यू चाहिए था वो किसका चाहिए था, लैम्डा x माइनस म्यू x कॉमा वाई। यहाँ पर लैम्डा x का वैल्यू है 4 माइनस 2x और म्यू का जो वैल्यू है -4 प्लस 2x प्लस वाई। यहाँ 4 और -4 कैंसिल आउट हो गए, -2 प्लस 2 कैंसिल आउट हो गए, जो रिमेनिंग 1 है वो y है, यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं, डबल पार्शियल डेरिवेटिव, और यहाँ पर टू वेरिएबल फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई आपको दे रखा है। सबसे पहले फंक्शन जो है एफ एक्स वाई वो है आपका एक्स वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स प्लस वाई, और कंडीशन है जब डिनोमिनेटर यानी कि एक्स प्लस वाई आपका ये 0 नहीं है, और अगर 0 है उस केस में आपको 0 दे रखा है। आपको निकालना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्शियल सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ डी एक्स डी वाई प्लस डी टू एफ अपॉन डी वाई डी एक्स, या इसको हम डो बोल सकते हैं, डी ना बोलने तो ये बेहतर है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ से जो y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है उसका फिर x के रेस्पेक्ट में करना है, और जो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया गया है उसका फिर y के रेस्पेक्ट में करना है। तो सबसे पहले मैं इसको शॉर्ट नोटेशन में लिख लेता हूँ। ये है df विद रेस्पेक्ट टू y, यानी कि fy, और उसका हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं d ओवर dx। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ।
या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ये पहले एफ वाई है और इसका मैं एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं एक्स ले लूंगा एफ एक्स वाई, और ये मुझे फाइंड आउट करना है एट द पॉइंट 0 0। तो जो मैंने लिखा वो परफेक्ट है। अब हम पार्शियल डेरिवेटिव को किस तरह निकालते हैं, अगर मैं x के रेस्पेक्ट में, यानी कि अगर मैं fx निकाल रहा हूं तो वो मैं कैसे निकालूंगा, लिमिट h टेंस टू 0 f, क्योंकि अगर मैं किसी पॉइंट पर निकाल रहा हूँ, सपोज करो ए बी पर निकाल रहा हूँ, तो a प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ए बी डिवाइडेड बाई एच, ये डेफिनेशन है। और सेम अगर एफ वाई में निकाल रहा हूँ तो ये लिमिट h की जगह आप k को रिप्लेस कर सकते हैं ताकि ये अच्छा रहे, एफ ए बी प्लस के माइनस एफ ए कॉमा बी अपॉन के, ये आपके पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। तो आप यहाँ पर देखिए जो मुझे निकालना है वो क्या निकालना है, एफ वाई का मुझे निकालना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं इसको लिखूंगा लिमिट, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू एक्स है इसलिए h टेंस टू 0 एफ वाई का निकालना है एट द पॉइंट 0 0, तो 0 प्लस एच कॉमा 0 माइनस एफ वाई एट 0 0 डिवाइडेड बाय एच, ये हमारी मेन इक्वेशन है जिसको मैं प्रिंसिपल इक्वेशन पी बोल देता हूँ। तो इसके लिए मैं इसको अगर लिखता हूँ लिमिट h टेंस टू 0 एफ वाई h कॉमा 0 माइनस एफ वाई एट 0 0 डिवाइडेड बाय h, ये हमारी एक तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया है पी का। यानी कि अगर मुझे यहाँ से एफ वाई एट 0 0 एफ वाई एच कॉमा 0 और एफ वाई एट 0 0 मिल जाए तो मैं इक्वेशन पी को इवेल्युएट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मेरा टारगेट होगा एफ वाई एच कॉमा 0 को फाइंड आउट करना। यहाँ पर आप इससे आइडिया लगा सकते हैं y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जा रहा है, तो लिमिट k टेंस टू 0 k टेंस टू 0, ये हो जाएगा आपका f, अब पॉइंट है हमारा h कोमा 0 प्लस k माइनस एफ एच कोमा 0 डिवाइडेड बाय k, और इसका मीनिंग हुआ, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ लिमिट k टेंस टू 0, ये हो जाएगा एफ एच कोमा के माइनस एफ एच कोमा 0 डिवाइडेड बाय k। अगर मैं एफ एच कोमा 0 इसका वैल्यू निकालता हूं तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट आपका 0 है, और जो फंक्शन की डिफाइनिंग स्ट्रक्चर है वो किस तरह से एफ एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, इस तरह से ये वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ ये वैल्यू बचेगा हमारे पास जिसको मैंने सर्कुलर किया है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट k टेंस टू 0 एफ एच कोमा के, इसका वैल्यू हो जाएगा एच के स्क्वेयर अपॉन एच प्लस के, और ये वाला जो k था ये मैंने मल्टीप्लाई में ले लिया है। अब यहाँ से आपका k से k ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली जो आपको एक्सप्रेशन ऑब्टेन होगा वो क्या हुआ, लिमिट k टेंस टू 0 एच के अपॉन एच प्लस के, और k को जब आप 0 टेंस कराएंगे तो फाइनली आपको ये लिमिट 0 मिल जाएगी। अब आप सेकंड जो अननोन था उसको फाइंड आउट करने जा रहे हैं, आप एरो हेड से देख सकते हैं एफ वाई एट 0 0। अब हमें y के रेस्पेक्ट में लिमिट को फाइंड आउट करना है एट द पॉइंट 0 0, तो फिर से मैं k के टर्म्स में लूंगा k टेंड्स टू 0 f, यहां पर मैंने लिखा f 0 कोमा 0 प्लस के माइनस एफ 0 0 डिवाइडेड बाय के, और इसको जब मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट k टेंस टू 0 एफ 0 कोमा के माइनस एफ 0 0 डिवाइडेड बाय के। आपका ये सर्कुलर वैल्यू 0 हो गया है, और क्योंकि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 है तो ये आपका आएगा 0 माइनस 0 अपॉन के, और k टेंड्स टू 0 जब हम इस पे अप्लाई कराएंगे क्योंकि फाइनली एक्सप्रेशन हमें 0 मिल जाएगा, इसका लिमिट यहाँ से 0 हो जाएगा।
अब जो इक्वेशन P हमें मिला था, जो इक्वेशन P था वो क्या था, f एक्स वाई एट 0 0, ये हमें मिल गया है। एफ वाई हमारा पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ, h टेंस टू 0 एफ वाई h कॉमा 0 माइनस एफ वाई 0 कॉमा 0 डिवाइडेड बाय h। इस तरह से था। इसका वैल्यू हमें 0 मिला, सेकंड का भी वैल्यू 0 मिला, 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय h, फाइनली आपको इसका वैल्यू 0 मिल जाता है। तो आपसे जो पहला पॉइंट पूछा गया था, एफ एक्स वाई एट 0 0, इसका वैल्यू आपका 0 आ गया है। अब आपको निकालना है एफ वाई एक्स एट 0 0, इसका वैल्यू क्या आएगा। तो इसका सिमिलर फैशन में हम निकालेंगे वैल्यू। हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में हमें लेना है, एफ वाई एक्स इक्वल्स टू लिमिट k टेंस टू 0 एफ एक्स एट, क्योंकि हम 0 0 पर निकाल रहे हैं, 0 0 प्लस के माइनस एफ एक्स 0 0 डिवाइडेड बाय के। और इसको मैं मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म में किस तरह से लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं, लिमिट के टेंस टू 0 एफ एक्स 0 के माइनस एफ एक्स 0 0 डिवाइडेड बाय के। अब हमें यहाँ पर ये दो अननोन वैल्यू हैं, इसको फाइंड आउट करना होगा। इसको आप कॉल कर दीजिए इक्वेशन क्यू, क्योंकि ये सेकंड इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो मैं इसको सबसे पहले एफ एक्स एट 0 के निकाल रहा हूं, क्योंकि ये के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, इसलिए मैं लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 प्लस h कॉमा के माइनस एफ 0 के डिवाइडेड बाय h। मैंने इसको इस तरह लिखा, और इसको अगर मैं सिंपल फॉर्म में लिखता हूं, लिमिट h टेंस टू 0 एफ h के माइनस एफ 0 के डिवाइडेड बाय h। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 है, ये वैल्यू 0 हो जाएगा। और यहाँ पर h की फॉर्म में अगर मैं फंक्शन वैल्यू लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, h के स्क्वायर अपॉन h प्लस के। और यहाँ पर जो h दे रखा है ये मैंने आउटसाइड लिया, इस h से ये h कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली आपको एक्सप्रेशन मिलेगा के स्क्वायर अपॉन h प्लस के, और लिमिट आपकी चल रही थी h टेंस टू 0। जब आप इसमें h टेंस टू 0 करेंगे तो ये आपको एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, आपको इसकी लिमिट k मिल जाएगी। अब जो सेकंड अननोन था इक्वेशन क्यू में, वो था एफ एक्स एट 0 0। इसको फाइंड आउट करते हैं, और इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 प्लस h कॉमा 0 माइनस एफ 0 0 डिवाइडेड बाय h। अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूं तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ h कॉमा 0 माइनस एफ 0 0। एक एक स्टेप दिखा रहा हूं मैं आपको, ताकि आपको क्लैरिटी रहे इसमें। अगर आप ये सवाल सीख जाते हैं तो आपके पार्शियल डेरिवेटिव के सवाल सारे ही सॉल्व कर सकते हैं आप। h टेंस टू 0, अब यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 माइनस 0 अपॉन h, और फाइनली आपको यहाँ से वैल्यू 0 मिलेगी। अब ये जो वैल्यूज थी इक्वेशन क्यू में आप यूज कर सकते हैं, जो कि आपकी इक्वेशन क्यू क्या था, वो था आपका एफ वाई एक्स एट 0 0, जिसको हमने लिखा था लिमिट k टेंस टू 0 एफ एक्स 0 के माइनस एफ एक्स 0 0 डिवाइडेड बाय के। यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट वैल्यू आई है वो आपकी k आई थी, और जो सेकंड वैल्यू आई थी वो 0 थी, डिवाइडेड बाय k, और लिमिट k टेंस टू 0। यहाँ पर वैल्यू आपकी 1 आएगी। अब आपसे पूछा गया था एफ एक्स वाई एट 0 0 प्लस एफ वाई एक्स एट 0 0
पहली वैल्यू ये जो थी ये 0 थी और जो सेकंड वैल्यू है वो 1 आई। फाइनली आपको इसका वैल्यू 1 मिलता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। वेरिएबल फंक्शन एक्स वाई दे रखा है जिसका एक्सप्रेशन है 3x² प्लस 4y³ माइनस 3x² माइनस 12y² प्लस 1 और हमें इस फंक्शन के सैडल पॉइंट्स निकालने हैं। तो सैडल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए हमें एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई इसका स्क्वायर अगर ये लेस देन 0 आता है तो आपका जिस पॉइंट पर ये लेस देन 0 आएगा वो सैडल पॉइंट होगा। अगर यहाँ पर ये इक्वल टू 0 आ जाता है तो आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होगी और ये ग्रेटर देन 0 आता है तब ये पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा होता है, यानी कि मैक्स भी हो सकता है और मिन भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है फिर एफ एक्स एक्स या एफ वाई वाई पर कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? एफ एक्स और एफ वाई इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं हम दोनों को और यहाँ से एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स और स्टेशनरी पॉइंट्स क्या उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यानी कि अगर हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना होता है तो हमें ग्रेडियंट एफ इक्वल्स टू 0 पुट करना होता है। इसके 0 पुट करने का मीनिंग है कि आपके जो पार्शियल डेरिवेटिव होंगे पार्शियल एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स ये 0 होगा और पार्शियल एफ विद रेस्पेक्ट टू वाई ये 0 होगा। स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए सिर्फ यही कंडीशन है, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए ये भी कंडीशन है कि जहां पर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करते हो, यानी कि या तो ये ना करता हो या ये ना करता हो, ये दोनों तो है ही, साथ में नॉट एग्जिस्ट वाली कंडीशन भी आ जाती है क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एफ एक्स एक्स फाइंड आउट करते हैं इस फंक्शन के लिए। वो हो जाएगा 6xy माइनस 6x एफ डबल एक्स फाइंड आउट करते हैं 6y माइनस 6। सिमिलरली हम एफ वाई फाइंड आउट करते हैं, वो हो जाएगा 3x² प्लस 12y² माइनस 24y और एफ वाई वाई ये हमें मिलेगा 24y माइनस 24। और अब एक जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी वो है एफ एक्स वाई, ये क्या होगा आपका 24y माइनस 24 और सॉरी ये होगा आपका 6x। अब आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए एफ एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करना होगा। इसका मतलब हुआ कि 6x y माइनस 6x इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपका जो सोल्यूशन आता है x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 आता है। अब आप एफ वाई इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। एफ वाई इक्वल्स टू 0 जब पुट करते हैं इसका मीनिंग है 3x² प्लस 12y² माइनस 24y इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें मिलेगा y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 2। अब हमें यहाँ पर y की दो वैल्यूज मिल गई हैं और x की एक वैल्यू पता है हमें, तो x के साथ उसका कॉम्बिनेशन बना लीजिए, यानी कि 0,0 और 0,2 दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए हैं और ये y इक्वल्स टू 1 अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो करस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज मिल जाएंगी। अगर हम इसमें पुट करते हैं तो 3x² प्लस 12 माइनस 24 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें x की दो और वैल्यूज मिल गई हैं प्लस माइनस 2, यानी कि जब y आपका 1 था तो x की एक 2 वैल्यू मिलती है और x की एक माइनस 2 वैल्यू मिलती है। तो यहाँ से दो क्रिटिकल पॉइंट्स हमें और मिल जाते हैं, यानी कि टोटल हमारे पास 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए हैं। एक क्रिटिकल पॉइंट है 0 0, एक पॉइंट है आपके पास 0,2, एक पॉइंट है 2, माइनस 2,1 और -2,1। ये 4 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं। अब हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं ताकि वे प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जा सके। सबसे पहले यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट होगा, फिर यहाँ पर एफ एक्स एक्स, यहाँ पर एफ वाई वाई, यहाँ पर एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई,
माइनस एफ स्क्वायर एक्स वाई, और यहाँ पर कॉन्क्लूजन कि हमारा क्या कॉन्क्लूजन है। तो पहला क्रिटिकल पॉइंट है 0 0। यहाँ पर अगर हम एफ एक्स एक्स की वैल्यू देखते हैं -6 -24 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर अगर ये है तो आपका ये पॉइंट ऑफ मैक्स हो जाएगा। अगर क्रिटिकल पॉइंट 0 2 पर चेक करते हैं, 6 24 ग्रेटर देन 0, ये पॉइंट ऑफ मीन हो जाएगा, यानी कि दोनों ही पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा हो गई है। 2 1 अगर इस पर चेक करते हैं, 0 0 लेस देन 0, तो ये आपका सेडल पॉइंट हो जाएगा। सेडल पॉइंट क्यों है? क्योंकि आपकी ये कंडीशन लेस देन 0 है। और अगर -2 1 पर चेक करते हैं, 0 0 लेस देन 0, ये भी आपका सेडल पॉइंट हो जाएगा। अब आपसे यहाँ पर सेडल पॉइंट के बारे में पूछा गया है, तो दो सेडल पॉइंट आपके हो गए हैं, 2 1 और -2 1। लेकिन ये एक एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम है, तो इसमें एक ही ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा।